हेलो। आज की कहानी आवारा कुत्ता। इसे सादिक हिदायत ने लिखा है, जो ईरान से हैं। सादिक हिदायत फारसी साहित्य के काफ्का हैं। वे लगभग 19 किताबों के लेखक थे। उनकी कहानी गगे वेलगर्द आवारा कुत्ता उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। हिदायत फारसी कथा साहित्य में एक नई शैली के सूत्रधार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जन साधारण के मानस और बोली बानी के जीवंत चित्र उकेरे हैं। आवारा कुत्ता। नानबाई अतारी कसाबी की छोटी छोटी दुकानें, दो कहवे खाने, एक हेयर सैलून, दूसरी प्रकार की अन्य दुकानें जिंदगी की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति और भूख को शांत करने का स्रोत बनी। मैदान बरामीन के चारों तरफ बिखरी एक मामूली से बाजार का दृश्य उत्पन्न कर रही थी। मैदान और मैदान के रहने वाले इस तपती दोपहर में सूरज की गर्मी से कबाब हुए, दोपहर के ढलते और शाम की नरम ठंडी बयार के साथ रात के पसरने की आरजू करते थे। आदमी, जानवर, पेड़, दुकानें सभी इस गर्मी के अधमरे अलसाए से पड़े थे। सारा काम ठप पड़ा हुआ था। आसमान पर धूल खाक का गुब्बार जमा था, जो ट्रैफिक के धुएं के बीच में और गहरा हो जाता था। मैदान के एक तरफ चिनार के पुराने पेड़ों की कतारें थी, जिनके चौड़े तने अंदर से खोखले होकर टेढ़े मेढ़े हो गए थे, और आड़ी तिरछी उनकी शाखाएं भी फिर भी पत्तियों से भरी हुई थी। इन्हीं पेड़ों की छाया में एक तख्त पड़ा था, जिस पर दो लड़के कद्दू के नमकीन बीज का टोकरा और खीर का पतीला लिए बैठे होते। ठीक उसी के सामने कहवे खाने से निकलता गंदा काला पानी, जो कूड़े की अधिकता से रुक रुक कर बहता था, जारी रहता था। केवल एक इमारत यहाँ पर ऐसी थी जो लोगों का ध्यान अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेती थी। वह थी बरामीन मैदान का प्रसिद्ध बुर्ज, जिसका आधा हिस्सा चिटका हुआ था और जगह जगह से उसकी ईंटें निकली हुई थी। इन्हीं गिरी टूटे ईंटों के सुराखों में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे, और इस शिद्दत की गर्मी में वह अपने घोंसलों में बैठी हाँफ रही थी। इस गर्म खामोश दोपहर की निस्तब्धता को कुत्ते के रोने की आवाज बार बार तोड़ रही थी। इस गर्म खामोश दोपहर की निस्तब्धता को कुत्ते के रोने की आवाज बार बार तोड़ रही थी। यह स्कॉटलैंडी नस्ल का कुत्ता था, जिसके थुथुन का रंग सूखी जली घास जैसा था। पैर पर काले काले बेशुमार तिल थे, जैसे वह अभी कीचड़ भरी घास पर लौट कर आया हो। खड़े बालों की दुम, गोल कान, उस पर घुंघराले उलझे उलझे बाल, जिनके बीच से झांकती दो आंखें, जिनकी रोशनी में मानव की चमक दिखती थी, और कभी कभी उसमें मानव आत्मा झांकती नजर आती थी, जैसे कि आधी रात जिंदगी ढल गई हो और उसे बेशुमार अनुभवों को के पाठ पढ़ा दिए हों। एक असीमित भावनाओं का समुद्र उसकी आंखों में मौज मारता नजर आता था, जिसकी तड़पन में एक पैगाम छुपा हुआ था, जिसे पढ़ सकना साफ साफ गैर मुमकिन सा था। जैसे कि वह कहीं पुतलियों के बीच किसी कारणवश फंसकर रह गया था। न उसे वास्तव में चमक का नाम दे सकते थे, न रंग का। वहां कुछ और ही नजर आता था। वो नजर आता था वह विश्वास के काबिल न था, जैसे किसी घायल हिरनी की फरियाद हो। दो मटमैली आंखों में सारे जहां का दर्द सिमट आया था। यह आंखें किसी इंसानी आंखों की तरह किसी की प्रतीक्षा में थकी नजर आती थी। शायद यह इंतजार किसी बेघर बार के कुत्ते की आंखों में ही नजर आ सकता था। यह आंखें किसी इंसानी आंखों की तरह किसी की प्रतीक्षा में थकी नजर आती थी। शायद यह इंतजार किसी बेघर बार के कुत्ते की आंखों में ही नजर आ सकता था। मैं अक्सर सोचता हूं कि उसकी याचना भरी आंखों की प्रार्थना का दर्दनाक भाव किसी भी ग्राहक के समझ में नहीं आ सकता था। नानबाई की दुकान के आगे उसका नौकर उसे लात जमाता और कसाब का छोकरा उस पर पत्थर फेंकता था। अगर इन दोनों से बचकर किसी मोटर के नीचे पनाह लेता तो वहां पर कीलदार शोफर के जूते उसका जीना हराम कर देते थे। फिर खीर बेचने वाले लड़के का भी कर्तव्य सा बन जाता था
कि वह भी उसे परेशान करके मजा लेता था। पत्थर जब लड़का उसके पेट पर खींचकर मारता और वह किकियाता हुआ भागता तो उसे लड़के की प्रसन्नता प्रसन्नता से डूबी खिलखिलाहट सुनाई पड़ती और जोर से वह फब्ती कसता, साहब का कुत्ता। वहां के सब लोगों ने जैसे उसे सताने की मन में ठान रखी थी कि जैसे वह उनका कोई पहले जन्म का दुश्मन हो जिससे उन्हें चुन चुन कर हिसाब चुकाना है। खासकर तब जब उस जानवर से धर्म भी घृणा करना सिखाता हो, तब तो उसे मारना और सताना पुण्य का काम हो जाता है। उस दिन जब खीर बेचने वाले लड़के ने उसे बहुत सताया तो वह दुखी होकर बड़ी लाचारी से बुर्ज की ओर जाने वाली गली की तरफ भागा। खाली पेट लिए बड़ी मुश्किल से अपने को घसीटता हुआ बहते पानी के पास गया और उसकी कुछ दूरी पर आगे के पैरों पर सर रखकर लेट गया और उदास आंखों से सामने हवा से हिलती घास को ताकने लगा। ठंडक पाकर उसके बदन में एक आरामदेह सनसनाहट फैलने लगी और वह सुस्ताने लगा। घूरे पर पड़े कूड़े, विभिन्न खाद्य पदार्थों की मिली जुली खुशबू उसके पुराने दिनों की याद ताजा करा रहे थे। यह हालत उसकी उस समय होती जब वह इसी तरह की हरियाली को देखता जो उसकी आंखों में ठंडक बख्शती। तब वह यादों के काफिले में खोया जिंदगी के निकट पहुंच जाता। मगर आज उन यादों के पश्चात इतनी तेज, इतनी व्याकुल थी कि उसे कूदने, दौड़ने, उछलने और घास पर लौटने पर मजबूर कर रही थी। यह इच्छा उसकी खानदानी थी, क्योंकि उसके बाप दादा स्कॉटलैंड के बड़े बड़े मैदानों और हरी धूप के संग पलकर बड़े हुए थे। मगर इस समय उसका जोड़ जोड़ इतना टूटा हुआ था कि उसका हिलडुल पाना मुश्किल था। एक दर्दनाक कमजोरी से भरा एहसास उसके वजूद पर छाया हुआ था। स्फूर्ति, उत्तेजना, सब कुछ कहीं कहीं गायब हो गई थी। जबकि जिंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां थीं, जैसे मालिक के घर की रखवाली, कब किस पर भौंकना, कब किस पर प्यार दर्शाना, मालिक की एक आवाज़ पर चौकन्ना होकर उनकी मर्जी मुताबिक व्यवहार करना, उनके बच्चों से खेलना, समय पर खाना खाना, प्यार जताते समय कदमों पर लौटकर पैर चाटना। यह थी उसकी कैद भरी मसरूफ जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों से परिपूर्ण एक झलकी। मगर अब वह हर जिम्मेदारी से आजाद था, सड़क पर फिरने वाला आवारा कुत्ता। अब तो अपना सारा ध्यान, सारा बल इस बात पर खर्च होता था कि कहाँ से और कैसे वह खाने का एक टुकड़ा हाफते कांपते, लर्जते डरते उड़ाने में कामयाब हो जाए। अब वह सड़क पर फिरने वाला आवारा कुत्ता हो गया था। अब तो अपना सारा ध्यान, सारा बल इस बात पर खर्च होता था कि कहाँ से और कैसे वह खाने का एक टुकड़ा हाफते कांपते, लर्जते डरते उड़ाने में कामयाब हो जाए। इस चतुरता भरी चोरी के बदले में उसे मार और गाली खाते सारा दिन रिरियाते हुए गुजारना पड़ता था। यही एक हथियार था उसके पास अपने बचाव में। पहले वह चुस्त, चालाक, फुर्तीला, साफ सुथरा और निडर था, मगर अब डरपोक और सुस्त सा हो गया था। आवाज तो दूर की बात है, यदि पता भी फड़कता था तो वह कांप जाता था। कभी कभी वह अपनी ही आवाज से भयभीत हो जाता था। आलस्य में डूबा वह एक गंदगी का पोट था, जिसका बदन खारिश जदा था। उसके बदन में तो इतनी ताकत भी नहीं रह गई थी कि वह कीलों को मारता या बदन को चाट चाट कर साफ सुथरा बनाता। उसको इस भाव ने बुरी तरह दबोच लिया था कि वह एक कूड़ादान है जिसमें गंदगी ऊपर तक भर गई है। इसी एहसास ने उसे सुस्त बना दिया था। जब वह इस नर्क में आया था, पूरा जाड़ा गुजर गया था। गर्मी शबाब पर थी, मगर अभी तक उसे भर पेट खाना नसीब नहीं हुआ था, न ही वह चैन की नींद सो पाया था। उसकी संवेदनाओं और काम वासना का ज्वार कब का शांत हो चुका था। कोई तो ऐसा न था जो प्यार से उसे थपथपाता, उसके सर को सहलाता। ऐसा कोई इंसान उसे नहीं मिला जो उसकी आंखों में झांककर उसके दुख का अंदाजा लगाता। यहाँ पर अधिकतर काम करने वाले लड़के अपने मालिकों जैसे ही थे, मगर उसका अपना मालिक इन सब से अलग था। वह उसके दुख दर्द को
को पैसा समझते थे। उसको जो सुगंध अधिक व्याकुल करती थी वह थी दूध की खीर। बड़े से बर्तन में भरी खीर उसे बचपन के उस दौर में ले जाती थी जब माँ के स्तनों से दूध की बूंदें झलकती थी और वह एक आरामदेह गर्माहट में डूबने लगता, जैसे वह एक छोटा सा पिल्ला हो और माँ के स्तनों का पान कर पा रहा हो और माँ की लंबी मजबूत जबान उसके बदन को चाट चाट कर साफ कर रही हो। माँ के बदन से उठती विशेष खुशबू और साथ दूध पीते अन्य भाई बहनों के बदन की गर्मी उसे एक अजीब तरह से बेचैन करने लगी। फिर उसे हरा लॉन याद आया जहाँ वह मालिक के साथ खेलता था। फिर उनके बीच मालिक का बेटा आ गया जो उसके कानों, उसके बालों से भरे बदन से खेलता और भौंकता हुआ उसके पीछे भागता। उसके कपड़े दांतों से पकड़कर खींचता था। मालिक के हाथों से जो उसने शुगर क्यूब खाए, कैसा मीठा प्यार था वह, कैसे भूल पाएगा यह वह सब। धीरे धीरे सब कुछ बदला। माँ उसे छोड़कर चली गई, भाई बहन कहीं चले गए। जब वह था और मालिक परिवार, उस परिवार के सारे सदस्यों की वह पदचाप पहचानता था। उस घर में होने वाली हर सरसराहट से वाकिफ था। पकवानों की खुशबू सूंघता वह चक्कर काटता था। मालिक के मना करने पर भी मालकिन एक कोर उसकी तरफ उछाल कर दे देती थी। इस बीच नौकर की आवाज गूंजती, पैट पैट पैट। उसका खाना उसके लकड़ी के दरवाजे के सामने रखा हुआ मिलता था। काम वासना की अतरंग मस्ती ने ही पेट की यह दुर्दशा की थी, क्योंकि मालिक की इजाजत न थी कि वह घर से बाहर निकले और कुत्तियों के पीछे घूमे। अचानक एक दिन दो मेहमान आए जिन्हें पेट पहचानता था। सब कार में बैठ गए। वह पतझड़ का मौसम था। इससे पहले भी वह कई बार हवाखोरी के लिए जा चुका था, मगर आज का दिन अजीब था। आज वह उत्तेजित और मस्त था। कुछ घंटों के बाद वह उसी मैदान के पास आकर रुके। सारे लोग कार से नीचे उतरे और बुर्ज वाली गली की ओर मुड़ गए। वह भी वहां साथ था। वहां पर उसे मादा की बू महसूस हुई। उसे इस खुशबू की तलाश थी। एकदम से वह दीवाना सा हो गया। सब कुछ भूलकर वह उसी बू की ओर भागा। पानी की धारा को पार करता वह एक बाग के पास पहुंचा। सूरज डूब रहा था। दूर से मालिक की पुकार उसे सुनाई पड़ी, पेट पेट पेट। उसे लगा कि यह आवाज नहीं बल्कि उसके दिमाग में गूंजती प्रतिध्वनियां है। वह सारी ड्यूटी भूलकर संवेदना में डूब गया था जिसने उसे संज्ञाहीन बना दिया था। एक भावुकता उसके अंदर जन्म ले रही है जो जंजीर की तरह उसके गर्दन के चारों तरफ अपनी गिरफ्त मजबूत करती उस कुतिया की ओर बरबस घसीट रही है। और वह बेचारा निसहाय सा, यंत्र चलित सा उस ओर खींचता चला जा रहा है। उसके बस में कुछ भी नहीं रह गया था। उसका बदन, उसकी भावनाएं, उसकी मांसपेशियां, सब कुछ बेकाबू सी हो गई और वह उस मादा के समीप होता चला गया। तभी एक शोर उठा। लकड़ी उठाए लोग उसकी ओर दौड़े और उसे पानी की नहर की तरफ खदेड़ दिया। पेट पहले चकराया मगर धीरे धीरे होश में आ गया। अब उसे मालिक का ध्यान आया और वह उसे खोजने भागा। इधर उधर चारों तरफ मालिक की बू सूंघता फिरा। वह जानता था कि मालिक मैदान की तरफ भी आया था, मगर वहां जाकर मालिक की खुशबू अन्य खुशबुओं में इतनी गड़मड़ हो गई कि पहचानना कठिन हो गया। और वह आहत से सोचने लगा कि सचमुच मालिक उसे छोड़कर चले गए हैं। अब वह अकेला मालिक के बिना कैसे जिएगा। मालिक तो उसके लिए खुदा था, उसका संसार, उसका जीवन अब तन्हा कैसे रहेगा। मालिक उसे ढूंढने आएंगे इस उम्मीद में वह आसपास की सड़कों और गली कूचों का चक्कर लगाया करता था। रात को हर तरह से निराश होकर वह नहर के पास आया जहां उस मादा का घर था। एक रास्ता था मादा तक पहुंचने का जो छोटे छोटे पत्थरों से घिरा था। एक अजीब उत्साह से भरकर वह पत्थर हटाने लगा और एक आशा विश्वास में बदल रही थी। वह बाग तक जाने का रास्ता बना लेगा, मगर बेकार। थककर वह वहीं लेट गया।
रात को पेट अपने ही रोने की आवाज़ से चौंक कर उठ बैठा। पहले इधर उधर कुछ सूंघा, फिर मैदान मैदान की तरफ चल पड़ा। गोश्त और ताज़ा रोटी की बू ने उसकी खूब भूख बढ़ा दी। वह इधर उधर खाने की तलाश में फिरने लगा। उसके मालिक की तरह के बहुत से लोग वहां थे। उसे एक आशा बंधी कि इन्हीं में से कोई इसे दोबारा रख लेगा शायद। डरते डरते वह नानबाई की दुकान की तरफ पहुंचा। ताज़ा खमीर की खुशबू फैल रही थी। दुकान अभी अभी खुली थी और तंदूर में गरम गरम रोटियां लगनी आरंभ हुई थी। आ यह पुकार उसके लिए कितनी अजीब थी। एक गरम रोटी का टुकड़ा उसके आगे डाल दिया। पहले पेट झिझका, फिर आगे बढ़ा। रोटी का टुकड़ा उठाया, दुम हिलाई। नानबाई ने हाथ की रोटियां दुकान पर रखी और थोड़ा डरते हुए पेट को सहलाया। फिर गर्दन से पट्टा खोला। पेट को लगा कैद कैद से आज़ादी मिल गई। हर प्रकार की जिम्मेदारी का बोझ उसकी गर्दन से उतर गया है और वह दुम हिलाता नानबाई की ओर बढ़ा। इस बार एक जोरदार लात से उसका स्वागत हुआ। फिर वह नहर के पानी में हाथ धोने चला गया। दर्द की टीस के बावजूद उसकी आंखें अपने गले का पट्टा दुकान के दरवाजे पर लटका देख रही थी। यही दिन था जब उसकी जिंदगी में लात मार की शुरुआत हुई। अब वह पूर्ण रूप से समझ चुका था कि वह एक ऐसी दुनिया में आ गया था जो उसके लिए नहीं है और जहाँ के लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। आरंभ के दिन सख्त थे, फिर उसे आदत पड़ गई। कुछ दिनों बाद उसने कूड़े का ढेर भी ढूंढ लिया, जहाँ पर उसके खाने लायक हड्डी, चर्बी का टुकड़ा, खाल, मछली का सर या दूसरी चीज़ों जो सर्वदा उसके लिए पूर्ण रूप से नई थी, मिल जाती थी। वहां से खा पीकर वह मैदान की ओर आता और कसाब के हाथों की ओर गौर से बैठा देखता रहता कि शायद उसे कोई छिछड़ा मिल जाए। मगर मज़ेदार कोर्स से पहले एक जोरदार लात जरूर मिलती। मगर जब कभी उसे अपनी जिंदगी की कठोरता का एहसास जागता, मन रोने लगता और पुरानी गुजरी यादों में खो जाता और उन्हीं यादों से दोबारा जीने की ताकत जमा करता था। पेट भूखा रह सकता था, प्यासा रह सकता था, मगर बिना प्रेम के उससे जिया नहीं जाता था। यहाँ सारे दुख के बावजूद उसे सुख की कमी इतना दुख न पहुंचाती जितना प्रेम की कमी। यहाँ सारे दुख के बावजूद उसे सुख की कमी इतना दुख न पहुंचाती जितना प्रेम की कमी। वह लोगों का ध्यान अपनी इस भूख की तरफ खींच उन्हें बताना चाहता था कि वह आराधना और स्वामी भक्ति से भरपूर है। बस प्रेम के दो बोल के बदले वह जीवन भर गुलामी करेगा। मगर उसकी यह चेष्टा लोगों में क्रोध का संचार करती और उनकी घृणा को बढ़ावा देती थी। पेट नहर के किनारे हरियाली देखता देखता सो गया। फिर किसी डरावने सपने को देखकर रोता हुआ उठ बैठा। पेट खाली था, अंतड़ियों में मरोड़ हो रही थी। अपनी काया को खींचता मैदान की तरफ ले गया, जहां से कबाब की तेज खुशबू उसकी भूख को बढ़ा रही थी। कारें आ जा रही थी। एक कार धूल उड़ाती हुई आई और मैदान के पास रुक गई। उसमें से सूटेड बूटेड एक साहब उतरा। पेट भागकर पहुंचा। उसने हल्के से पेट का सर थपथपाया। वह उसका मालिक नहीं है। मालिक की बू वह खूब अच्छी तरह पहचानता है, मगर यह भी कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई यूं आ जाए और उसे प्यार से थपथपाए। पेट ने दुम हिलाई और संदेह भरी दृष्टि उस आदमी पर गाड़ दी। कहीं उसने धोखा तो नहीं खाया। शायद गर्दन में पट्टा न पड़े रहने के कारण ऐसा किया हो। मगर उसने फिर सिर थपथपाया, आगे बढ़ा, फिर पलटा और उसके सर को सहलाया। यह सब कितना विचित्र था। अब पेट पूर्ण रूप से शक में पड़ गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसका आश्चर्य पल पल बढ़ता ही जा रहा था। वह आदमी एक कमरे में घुसा। पेट इस कमरे को अच्छी तरह से पहचानता था। खाने की खुशबू की लपटें निकल रही थी। वह आदमी एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका खाना आ गया। उसने रोटी का एक टुकड़ा दही में डुबोकर उसकी तरफ उछाला। पेट कोर खाकर उस आदमी को अपनी मटमैली आंखों से ताकता रहा, जिसमें आश्चर्य मिश्रित धन्यवाद था। उसे
उससे लगने लगा था कि वह सपना देख रहा है। कहीं यह संभव हो सकता है कि वह खाना खाए और वह भी बिना लात घूसों के? क्या यह मुमकिन हो सकता है? सचमुच उसने आज एक नया मालिक पा लिया है। इतनी गर्मी के बावजूद वह आदमी बाहर निकला, बुर्ज वाली गली की तरफ बढ़ा, फिर गली दर गली चक्कर लगाता रहा। पेट उसके पीछे दुम हिलाता चल रहा था, यहाँ तक कि दोनों आबादी से दूर निकल गए, खंडर की दीवारों के पास पहुंच गए। उस दिन उसका मालिक भी तो यहीं आया था। शायद यह लोग भी मादा की खुशबू सूंघते सूंघते दूर निकल आते हैं। पेट बाहर ही उसकी प्रतीक्षा करने लगा। फिर वे दोनों मैदान की तरफ लौट आए। उस आदमी ने फिर अपना हाथ पेट के सिर पर रखा, फिर वह चक्कर लगाकर कार में बैठ गया। पेट की हिम्मत न पड़ी कि वह भी अंदर जाकर बैठ जाता। वह सामने बैठा उदासी से उसे ताकता रहा। एकाएक कार स्टार्ट हुई और फराटे भरती धूल उड़ाती निकल गई। पेट बिना रुके उस मोटर के पीछे दौड़ने लगा। नहीं नहीं, वह इस बार किसी कीमत पर इस आदमी को नहीं खोएगा। वह दौड़ने में बुरी तरह थक रहा था। दर्द की बेशुमार सुइयां बदन में चुभती महसूस कर रहा था। इसके बावजूद वह अपना सारा बल लगाकर कार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कार आबादी से निकल वीराने में पहुंच गई थी। पेट कई बार कार तक पहुंचकर पीछे रह जाता था। वह उछल कूद कर रहा था, मगर कार उससे दुगने वेग से भाग रही थी। एक तो वह कार के समीप नहीं पहुंच पा रहा था, दूसरा थकन से अलग चूर हो रहा था। एकदम से दौड़ते उसे महसूस हुआ कि उसकी मांसपेशियों में एक खिंचाव आ रहा है। पेट की आंतड़ियां बाहर निकलने वाली हैं। अब वह आगे नहीं दौड़ सकता है। उसमें हिलने तक की ताकत शेष नहीं रह गई है। इस सारी तलाश के बाद वह एकाएक सोचने लगा कि वह किसके पीछे भाग रहा था और जाना कहाँ चाह रहा था। अब न पीछे लौटने की राह थी और न आगे जाने की मंजिल। अब वहीं जम गया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। जुबान हलक से बाहर निकल आई थी। आंखों के सामने काले काले धब्बे छा रहे थे। सर झुकाए वह अपने को घसीटता सड़क से खेत की मेड़ की ओर लाया। अपना दुखता पेट गीली गर्म मिट्टी पर टिकाया। उसकी छठी ज्ञानेंद्री ने उसे बताया कि अब वह यहाँ से हिल नहीं सकता है। चक्कर से उसका सिर घूम रहा था। भावनाएं और विचार धुंधले पड़ रहे थे। पेट में दर्द की टीसें बढ़ गई थी और आंखों में दुख की चमक पैदा हो गई थी। उत्तेजना और व्याकुलता की तड़पन के बीच हाथ पैर शिथिल पड़ने लगे। ठंडे पसीने से शरीर भीग गया। एक आनंद भरा नशा पूरे शरीर में छाने लगा। सूरज डूब रहा था। पेट के सर पर 3 भूखे कौवे मंडरा रहे थे। वह उसकी मौत की बू दूर से सूंघकर यहाँ आए थे। उसमें से एक कौवा बड़ी सावधानी से नीचे उतरा, धीरे धीरे पेट के पास आया ताकि पूर्ण रूप से उसे विश्वास हो जाए कि पेट मर चुका है या नहीं। ध्यान से देखा, पेट अभी मरा न था। कौवा तेजी से ऊपर उड़ गया। दोबारा वह 3 कौवे नीचे आए और पेट की हरी मटमैली आंखों को खाने में व्यस्त हो गए। थैंक यू सो मच।